देश के भविष्य प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको सादर नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब मंगलमय होंगे और आप अपने जीवन में समय की कीमत समझते हुए अपने अंदर परिवर्तन ला रहे होंगे। और आज जो आपका समय शेष है, जो भी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी में, उस शेष समय को विशेष समझते हुए आप लोग अध्ययनरत होंगे। आज मैं आपके बीच में पुनः एक और अध्याय लेकर के मौजूद हूं, जिस अध्याय का नाम है डिजास्टर मैनेजमेंट। पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया कि 1 से लेकर के 10 तक जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत जिस सवाल का मैंने आपको जिक्र किया था, वो तमाम प्रश्न परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो पूछे जा चुके सवाल भी परीक्षा में रिपीटेशन होते रहते हैं और पूछे जाने की पूर्ण संभावना रहती है। तो आज पुनः मैं इस वीडियो सेशन में 10 और क्वेश्चन को लेकर के आपके बीच में मौजूद हूं, और हो सकता है कि 2 पार्ट और डिजास्टर मैनेजमेंट का बने। उसके पश्चात डिजास्टर मैनेजमेंट से अब तक जो भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, और आपको वो तमाम प्रश्न परीक्षा में बनाने में, यदि आपको पूछे जाते हैं तो वो प्रश्न बनाने आपको आ जाएंगे। तो इस पार्ट से प्रथम प्रश्न जो है वो अब मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। प्रथम प्रश्न है, बाढ़ के कारण सुरक्षा संबंधी का उपायों का वर्णन करें। बाढ़ के कारण और सुरक्षा संबंधी उपायों का वर्णन करें। बाढ़ किस कारण से आता है? पहले आप लोग कारण लिख दीजिएगा, 2 कारण लिख दीजिएगा और 2 सुरक्षा संबंधी उपाय लिख दीजिएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? जो बाढ़ के आने के निम्नलिखित कारण हैं। प्रथम कारण आप लिख सकते हैं कि अत्यधिक अतिवृष्टि होना। अतिवृष्टि होना मीन्स क्या? तो अत्यधिक बारिश होना, है ना। अत्यधिक बारिश जब होती है तो नदियों में बाढ़ स्वतः ही क्या होती है? तो आ ही जाती है। दूसरा कारण हम लोग लिख सकते हैं कि वृक्षों की अंधाधुंध कटाई जो किया जा रहा है वो भी बाढ़ का मूल कारणों में से एक कारण है। तो आप ये 2 कारण लिख दीजिएगा। अब सुरक्षा संबंधी उपाय क्या होना चाहिए? तो बाढ़ से सुरक्षा संबंधी उपाय में मुख्य उपाय के रूप में आप लोग लिख सकते हैं, नदी के किनारे मजबूत तटबंध, जिसको बांध कहा जाता है। तो मजबूत बांध का यदि निर्माण किया जाता है तो इससे होता यह है कि बाढ़ का जल जो होता है वो क्षेत्रों में प्रवेश नहीं करता है, तटबंध उसको रोक लेता है। तो ये होगा। उसके पश्चात नदियों के किनारे किनारे वृक्षारोपण यदि किया जाता है तो इससे भी बाढ़ के प्रभाव से कहीं ना कहीं बचा जा सकता है, क्योंकि वृक्षों की जड़ों में इतनी शक्ति होती है कि वह मिट्टी को अपने अंदर बांध रखने की उसके अंदर क्षमता होती है ना। तो इस प्रकार बाढ़ के प्रभाव से बचा जा सकता है। अथवा आप बाढ़ के प्रभाव से को कम करने के उपायों के रूप में आप लिख सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए? तो ऊंची भूमि पर हमें घर बनाना चाहिए, ताकि यदि आती भी है, यदि नदियों बाढ़ का जल यदि आता भी है इर्द गिर्द में हमारे, तो हमारे घरों तक नहीं पहुंच सकता है। तो ये सभी आप लोग लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, भूस्खलन से बचाव के 2 उपायों का उल्लेख करें। भूस्खलन से बचाव के लिए क्या करना चाहिए? कौन सा उपाय करना चाहिए ताकि भूस्खलन के उपायों से बचा जा सके? तो लिखेंगे जो वैसी भूमि है जहाँ पर भूस्खलन की संभावना होती है ना, तो उन स्थानों पर घरों का निर्माण नहीं करना चाहिए। दूसरा, भूस्खलन से बचाव के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए, है ना। तो वृक्षारोपण करने से भी क्या होगी? तो भूस्खलन की समस्या से बचा जा सकता है। तो ये 2 बचाव जो होंगे वो आप लोग इस प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सुनामी के 2 प्रभावों का उल्लेख करें। सुनामी जब जो आती है समुद्र में तो इसके 2 प्रभाव क्या क्या होते हैं? प्रभाव तो खैर कई होते हैं, मगर 2 प्रभाव लिखने के लिए कहा गया है। तो आप लोग लिख सकते हैं कि सुनामी के 2 प्रभाव निम्नलिखित है। लिखेंगे, सुनामी की लहरें जो होती हैं वो काफ़ी तेज होती हैं। तो इससे होता यह है कि सुनामी की लहरें जब जो आती है तो इससे आसपास के जो क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों में भी लहरों का प्रभाव होने के कारण उन क्षेत्रों में क्या आ जाती है? तो बाढ़ आ जाती है। इसके पश्चात बाढ़ आती है। दूसरा प्रभाव के रूप में आप लोग लिख सकते हैं कि सुनामी की लहरें जो होती हैं वो केवल बाढ़ ही नहीं लाती हैं। कई बार क्या करते हैं, सुनामी की लहरें जब जो काफ़ी तेज़ होती हैं और अचानक से, क्योंकि प्राकृतिक आपदा है तो अचानक आ जाना तो स्वाभाविक है, तो अचानक से जब जो आ जाती है सुनामी की लहरें तो इससे जान माल के भी काफ़ी ज़्यादा क्षति होती है ना। अचानक से कई लोग भी होते हैं वो सुनामी की लहरें जो आती हैं उन लहरों के साथ बह के चले जाते हैं। तो ये सभी प्रभाव जो हैं वो आप लोग लिख सकते हैं। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न इस पार्ट से, आग आपदा के समय कौन कौन सा उपाय करना चाहिए? यदि आग आपदा अर्थात आग के लगने के कारण जो आपदा उत्पन्न होती है उसे आग आपदा कहते हैं। तो आग आपदा से बचने के लिए क्या करना चाहिए? कौन कौन से उपाय करने चाहिए? तो लिखेंगे, यदि आग की आपदा यदि उत्पन्न होती है तो प्रथमतः तो हमें आग में फंसे हुए जो लोग होते हैं उनको उस स्थान से बाहर निकालना चाहिए। दूसरा, प्राथमिक उपचार के क्रम में क्या करना चाहिए? तो जले हुए स्थान पे
ठंडा पानी रखना चाहिए। कौन सा पानी? ठंडा पानी रखना चाहिए। और बर्नैल वगैरह का प्रयोग करना चाहिए ताकि जो फोड़े जो हैं वो ना पड़े, तो इसलिए ठंडे पानी का भी प्रयोग ज़रूरी होता है। तो इस प्रकार साथ ही साथ जो आग के समय प्राथमिक वहाँ पर की जो उपाय जो होती हैं आग आपदा से बचने के लिए, तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी तो आने से आती है और देर से यदि आने में उसकी देरी यदि है, तब तक हमें यथासंभव प्रयास करना चाहिए कि हम लोग खुद भी आग बुझाने का प्रयास करें। तो इस प्रकार ये सभी बातें आप लोग लिख सकते हैं आग आपदा से बचाव क्रम में। 5वां नंबर प्रश्न है, सुखाड़ के लिए उत्तरदायी कारकों की विवेचना करें। सुखाड़ किन कारणों से उत्पन्न होती है, इनके कारकों की विवेचना करें। तो देखिए, अतिवृष्टि मतलब होता है जो अधिक बारिश होना। अनावृष्टि जैसे कभी कभी क्या होती है, तो कभी कभी कम बारिश होने लगती है। औसतन जो बारिश होती है उससे भी कम बारिश जब जो होने लगती है, तो इससे क्या आती है, सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो लिख सकते हैं हम लोग कि जब बारिशों का कम होना भी क्या होता है, तो ये बाढ़ यदि जब कम आता है ना, बाढ़ क्या कहते हैं, बारिश जब जो कम आती है तो क्या होता है, तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और बाढ़ की स्थिति ही नहीं, बाढ़ यदि आने की स्थिति में होती है तो कभी जैसे बाढ़ कब आती है, जब अधिक बारिश होती है। अनावृष्टि में क्या होता है, तो अनावृष्टि में बारिश बिल्कुल ही कम होती है। तो बारिश जब कम होती है तो इससे सुखाड़ पर क्या स्थिति होती है, नदियों में तो बाढ़ नहीं आता है, वो तो दूसरा मैटर हो गया। और इससे होता है क्या, अनावृष्टि होने के कारण जब बारिश कम होती है तो इससे यह होता है कि सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो बारिशों का कम होना सुखाड़ की स्थिति का मूल कारण होता है। दूसरा कारण आप लोग लिख सकते हैं कि वृक्षों की अंधाधुंध कटाई भी सुखाड़ का कहीं ना कहीं मूल कारण होता है, क्योंकि वृक्षों की जब अंधाधुंध कटाई होती है तो समय बारिश नहीं होती है। वृक्ष से कई चीज़ जुड़े होते हैं, तो ये दो कारण आप लोग लिख सकते हैं। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो भूस्खलन क्या है। तो लिखेंगे भूस्खलन एक ऐसी स्थिति है जिस स्थिति में जब भारी वर्षा होती है अथवा बाढ़ आती है अथवा गुरुत्वाकर्षण के नियम के कारण क्या होता है, जब भूमि का भू जो होता है वो मिट्टी का क्या हो जाता है, मिट्टी अथवा पत्थर का ढलान वो खिसक करके अपने स्थान से खिसक करके किसी दूसरे स्थान पर जा करके चली जाती है, नीचे चली जाती है, ऊपर से नीचे की तरफ उसका बहाव हो जाता है। तो इस स्थिति को ही क्या कहा जाता है, भूस्खलन कहा जाता है ना। या तो ये गुरुत्वाकर्षण प्रक्रिया के कारण होती है अथवा भारी बारिश आई इस कारण से मिट्टी का कटाव हो जाता है ना। तो ये सब क्या कहलाता है, तो भूस्खलन कहलाता है ना। अथवा पत्थर भी कभी कभी जो ऊंची ढलान पर है तो वो ढल के नीचे चला आता है, तो ये भूस्खलन के परिभाषा के रूप में हम लिख सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भूकंप क्या है, इससे बचाव के 2 उपाय बताएं। तो लिखेंगे, पृथ्वी के भीतर हलचल उत्पन्न होने के कारण भूमि के ऊपरी सतह पर उत्पन्न कंपन को ही भूकंप कहा जाता है। और इसके प्रभाव को कम करने के लिए क्या करना चाहिए, तो इसके प्रभाव को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो हमें भूकंप रोधी घर का निर्माण करना चाहिए। हमें ऐसे भवन का निर्माण करना चाहिए जो कि आयताकार हो, है ना। तो इस प्रकार हम लोग भूकंप के प्रभाव से बच सकते हैं। तो 2 नंबर का प्रश्न रहेगा, तो आप लोग प्रथमतः भूकंप की परिभाषा लिख दीजिएगा। इसके पश्चात भूकंप से बचाव के 2 उपाय लिख दीजिएगा। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बाढ़ से होने वाली हानियों को लिखें। बाढ़ से क्या क्या हानियाँ होती है, बाढ़ से अनगिनत हानियाँ होती हैं, पर आपको कुछ एक हानियों का उल्लेख कर देना है। लिखेंगे, बाढ़ से निम्नलिखित हानियाँ होती है। लिखेंगे क्या, तो लिखेंगे जब बाढ़ आती है तो इससे क्या होता है, नदी का जो जल जो है सो आसपास के क्षेत्रों में प्रवेश कर जाता है। इस कारण से लोगों के आवागमन का माध्यम भी ठप हो जाता है, परिवहन का माध्यम भी ठप हो जाता है, लोगों के घरों में जल प्रवेश कर जाता है। तो ये सब इसकी हानियाँ हैं। और बाढ़ जब आती है तो फसलें भी बर्बाद हो जाती है। फसल बर्बाद ही नहीं होती है बल्कि किसान का सपना भी कहीं ना कहीं कहा जाए तो उसी बाढ़ का जो जल जो होता है बाढ़ के जल के साथ ही बह जाता है। तो ये सभी हानियाँ होती है और जान माल भी जाता है, माल की भी, जीव जंतुओं की भी मृत्यु हो जाती है, उसके बहाव के तले वो भी बह जाते हैं, है ना। और सामानों का भी नुकसान होता है, कई लोगों का तो आशियाना भी उजड़ जाता है, आशियाना में इस घर रहने वाला जो घर होता है वो भी उजड़ जाता है। तो बाढ़ से अनगिनत हानियाँ होती है। हमारा बिहार तो बाढ़ वाला प्रदेश है, तो हम लोग नहीं जानेंगे बाढ़ से क्या क्या हानियाँ होती है तो कौन जानेंगे, है ना। तो हम लोग तो विस्तार पूर्वक इस प्रश्न का उत्तर लिख ही सकते हैं ना, कम से कम हर वर्ष तो हम लोग देखते ही हैं कि बाढ़ जब आती है तो बड़ा तरफ आती है। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपदा से आप क्या समझते हैं। लिखेंगे, वैसी सभी घटनाएं चाहे वह मानव जनित हो
या फिर प्राकृतिक हों, जो घटनाएं मानव को कष्ट पहुंचाती है, मानव को क्षति पहुंचाती है, मानव का कहीं न कहीं नुकसान करती है, तो उन्हीं घटनाओं को आपदा कहते हैं, है ना। इसके पश्चात अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बाढ़ नियंत्रण के लिए उपाय। बाढ़ का नियंत्रण किया जा सके इसके लिए कौन सा उपाय करना चाहिए। तो प्रथमतः उपाय आप तो लिखेंगे, जो मजबूत तटबंध का निर्माण करना चाहिए, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए, है ना। तो अधिक से अधिक वृक्षारोपण, मजबूत तटबंध का निर्माण, है ना। बाढ़ से नियंत्रण हो सके इसके लिए तटबंध जो होने चाहिए, ऐसे ना हो तटबंध जो कि तुरंत ही ध्वस्त हो जाए, बाढ़ के जल को सह ही ना पाए, इसलिए मजबूत तटबंध का निर्माण किया जाना बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। तो इस पार्ट से जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे उन प्रश्नों को मैंने आपके बीच में रखा, आप सब मन से पढ़िए और अभी जो आपका समय शेष है उस समय को विशेष समझिए। आपके पापा आपके लिए मेहनत करते हैं, आपकी माँ आपके लिए सब समय खाना बनाती है, उनकी आंखों में आपके लिए अनगिनत सपने हैं, तो अपने लिए ना सही ना उनके लिए पढ़िए और पढ़ करके एक इतिहास रचिए ताकि आपके नाम को सब याद रखें। धन्यवाद।